हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा लास्ट लेक्चर से अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे आ रहे हैं। आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स मेजरमेंट का ये सेकंड पार्ट है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं बेटा, तो अभी तक लास्ट लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें हम इन सब टर्म्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने व्हाट इज साइंस, साइंस है क्या, हम उसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि साइंस हम किसको कहते हैं। जिसमें हमने बताया सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन से आप किस तरह से इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। और फिर सेकंड पार्ट जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एंड दैट्स रिगार्डिंग व्हाट साइंटिफिक मेथड्स वी यूज्ड फॉर द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। कौन कौन से साइंटिफिक मेथड थे जिनको हमने यूज किया फॉर सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन के लिए। और तीसरा था व्हाई देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, कि कभी भी हम साइंस में किसी थ्योरी को फाइनल थ्योरी कंसिडर नहीं करते। ये तीनों रीजंस जो है हमारे प्रीवियस टॉपिक पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है, ध्यान रखिएगा बेटा, हम उससे आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो मैं लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो बेटा देखिए, लास्ट लेक्चर में साइंस को हमने डिफाइन किया, डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स को हमने डिस्कस किया था। फिर व्हाई देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन साइंस, हमने उसको एक्सप्लेन किया कि क्यों ऐसा रीजंस है। तो जिन बच्चों को इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करना है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, इसमें आपके पास टॉप में आपके पास आइकन आएगा। इस आइकन को प्रेस करके आप प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हैं। आज जो बेटा हम डिस्कस करेंगे, हम उसका सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कि नेचुरल साइंस जो हम आमतौर पे पढ़ते हैं, लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, हमने अपनी नेचुरल साइंस को ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आप सभी को पता है वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, क्योंकि मेनली जब आप 11th में जाते हैं, जो भी स्ट्रीम आपने चूज किया है, चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं चाहे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने ब्रांच कौन सा चूज किया, उसके अकॉर्डिंग आपने वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने। तो क्योंकि हमारा मेन फोकस है फिजिक्स को पढ़ाना, मैं पूरा फोकस फिजिक्स के ऊपर लूंगा, क्योंकि ये 11th क्लास का यूनिट 1 है, जो सबसे बेसिक है, जो आपके दिमाग में एक प्रीव्यू डेवलप कर रहा है फिजिक्स है क्या, तो इस फिजिक्स में आपने पढ़ना क्या है। तो उसी प्रीव्यू को हम डेवलप करते हुए अब हम सेकंड पार्ट आपके सामने ला रहे हैं। तो इस सेकंड पार्ट में आपको डिस्कस किया जाएगा कि जो अभी तक जो हमने बेस बनाया कि साइंस क्या है, इस तरह से सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ली जाती है, क्यों हम किसी थ्योरी को एक फाइनल थ्योरी कंसिडर नहीं करते। तो उन सब के बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमें आपको डिस्कस करना है कि सब्जेक्ट फिजिक्स है क्या, और फिजिक्स को फिर अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। अब देखिए बेटा, जब मैं फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो ये आपको पता तो है ये साइंस का ही पार्ट है, क्योंकि हमने साइंस को मेनली 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। हमने इसको 3 ब्रांचेस कौन कौन से डिवाइड की, मैं यहीं पे अंडरलाइन कर रहा हूं। हमने इसको डिवाइड किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। लेकिन हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है, फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो फिजिक्स पर ही बेस्ड है, तो हम फिजिक्स को ही पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है फिर फिजिक्स है क्या। आपके दिमाग में फिजिक्स के बारे में क्या आता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। जब हम फिजिक्स को डिफाइन करते हैं, तो फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर साइड में लिख रहा हूँ, आप इसको देखते चलिएगा। फिजिक्स फिर है क्या। अब देखिए, ये पार्ट किसका है, हम कह रहे हैं कि ये पार्ट है साइंस का, तो नो डाउट हम कह सकते हैं कि ये साइंस का ही ब्रांच है। और लेकिन इस सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स में फिर आपने पढ़ना क्या है, इसमें बेटा आप नेचर के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट, नेचर एंड all natural phenomena, all natural phenomena। मैं इसको MENON, ठीक है, phenomena, मैं इसको रिपीट कर। So here we have to study about what, nature and all natural phenomena। मुझे बताइए नेचर क्या है। नेचर है everything around you, whatever you can see by means of your eyes, by means of not only eyes, whatever you can actually feel with the data of what, the sense organs, and that's a part of what, nature।
मुझे बताइए। और हमने कहा नेचुरल फिनोमिना। नेचर में जितने भी फिनोमिना आपके पास टेक प्लेस हो रहे हैं, जैसे मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, या फिर आप मुझे जो देख पा रहे हैं, या मैं आपको देख पा रहा हूं, या फिर फैन का घूमना, जब आप बाहर जाते हैं रूम से, विंड का ब्लो करना, सन रेज का फॉल करना, आपके पास ये जो कुछ भी हो रहा है नेचर में, अर्थक्वेक का आना, मीन्स जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे तुर्की में अर्थक्वेक आया, हमारे जेएनके में भी अर्थक्वेक आया। तो कोई भी फिनोमिना जो नेचर में टेक प्लेस हो रहा है, हम उन सभी फिनोमिना की बात कर रहे हैं। तो आप फिजिक्स को फिर कैसे स्टडी करेंगे? आप कहेंगे फिजिक्स जो है इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डील्स विद नेचर एंड ऑल नेचुरल फिनोमिना। तो इसीलिए अगर आप देखोगे, हमने फिजिक्स को क्या नाम दे दिया? हमने कहा ऐसा स्टडी जिसमें हम बेसिक लॉज पढ़ते हैं, किसके? नेचर के, एंड दे मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फिनोमिना। और हम उन पर्टिकुलर लॉज के बेसिस पे हम नेचर में होने वाले डिफरेंट फिनोमिना को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही प्रिसाइज वैल्यूज के ऊपर एक्ट करता है। एक्यूरेसी के ऊपर ये क्या करता है? एक्यूरेसी के साथ चलता है। हम यहां पर वेग वैल्यूज की बात नहीं कर सकते। अब एग्जांपल के तौर पर मुझे बताइए, वाटर को जब आप बॉयल करते हैं, तो आपको पता है जब आप हीट उसको प्रोवाइड करेंगे, वाटर को इन अ बीकर में आपने पानी को लिया, अब आप उस पानी को गर्म कर रहे हैं, आपने देखा होगा एक समय के बाद वाटर क्या करने लगता है? बॉयल होने शुरू हो जाता है। देखिए, लेकिन फिजिक्स कहती है कि वो वाटर जो है वो बॉयल एग्जैक्टली तब होगा जब वाटर का अपना टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं सेल्सियस स्केल में इसको कैलकुलेट करता हूं, इट इज गिविंग अस व्हाट? द प्रिसाइज वैल्यू। एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉयल होगा। लेकिन जनरली मैं ऐसा भी कह सकता था, थोड़ी देर तक गर्म करने के बाद पानी गर्म हो सकता है। लेकिन फिजिक्स वेग वैल्यूज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर हम फिजिक्स में वेग वैल्यूज लेंगे तो फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो आप ये लेके चलिए, फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फिजिक्स क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ऑल नेचुरल फिनोमिना, या फिर अदर सेंस में इट इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, जिसमें हम बेसिक लॉज ऑफ नेचर को स्टडी करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दोज लॉज वी एक्सप्लेन एवरी फिनोमिना दैट इज एक्चुअली हैपनिंग अराउंड अस। जो हमारे आगे पीछे जो भी फिनोमिना टेक प्लेस हो रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, एवरीथिंग दैट यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ, आप जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी फिनोमिना जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, फिजिक्स कैन एक्सप्लेन ऑल सच फिनोमिना। अब बात आती है कि फिजिक्स के मेन थ्रस्ट एरिया कौन से हैं? प्रिंसिपल थ्रस्ट जो फिजिक्स के हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल थ्रस्ट जो फिजिक्स के हैं वो दो मेन थ्योरीज के ऊपर डिपेंड करती है। जो दो मेन प्रिंसिपल हैं, पहला है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन। अब बेटा एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, पर देखिए यूनिफिकेशन फिर है क्या, आप इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? अब देखिए बेटा, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को जब आप पढ़ेंगे, आपके पास बहुत सारे लॉज आएंगे। आप देखिए, आपने 4th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड साइंस को पढ़ते आ रहे हैं, आपने 7th से हम कह सकते हैं साइंस डिटेल में आना शुरू हो जाती है जब आप फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अब 8th में और ज्यादा डिटेल में हो जाता है। अब करते करते जब आप फिजिक्स को पढ़ते हैं डिटेल में, बेटा आपने देखा होगा फिजिक्स के बहुत सारे लॉज आपने पढ़े होंगे, क्योंकि फिजिक्स को हमने 4 सब ब्रांचेस में हमने डिवाइड किया हुआ, क्योंकि फिजिक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो जब आप उस वास्ट सब्जेक्ट को डिफरेंट ब्रांचेस में स्टडी करते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट लॉज हमने पढ़े हैं। लेकिन यूनिफिकेशन थ्योरी क्या कहती है? यूनिफिकेशन थ्योरी कहती है कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग लार्ज नंबर ऑफ लॉज, जो नेचर के डिफरेंट फिनोमिना को क्या कर रहे हैं? गवर्न कर रहे हैं। अगर मैं उन सभी नेचर के फिनोमिना को बताने के लिए मैं कुछ लॉज ही दूं, मेरे पास हजारों लॉ ना हो, मैं सिर्फ 3 या 4 लॉज दूं जो आपके पास नेचर के सभी फिनोमिना को क्या कर दें? एक्सप्लेन कर दें, तो मैं कहूंगा मैंने बहुत सारे लॉज को यूनिफाइड करके फ्यू लॉज बना दिए हैं। तो आप ये लेके चल सकते हैं कि आपके पास इंस्टेड ऑफ एक्चुअली explaining the phenomena on the basis of the different laws, we are now actually
taking only few laws which can explain all the phenomena existing in this nature. तो यूनिफिकेशन थ्योरी जो है उसके ऊपर जो प्रिंसिपल थ्रस्ट है फिजिक्स का, वो उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूनिफिकेशन फिर क्या हुआ? हमने कहा एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमेना। इस डिफरेंट साइंटिस्ट ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए किसके ऊपर? ताकि हम डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकें जो नेचर में एग्जिस्ट हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन और मिनिमम लॉज, ताकि हम कुछ लॉज या एक लॉ की मदद से हम बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकें। या फिर डिफरेंट साइंटिस्ट की कोशिश आज की डेट में भी ऐसी है कि हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट थ्योरीज को यूनिफाइड कर सकें। तो यूनिफिकेशन के ऊपर आज भी वर्क हो रहा है कि कैसे एक थ्योरी दूसरी थ्योरी के साथ रिलेट कर रही है। जैसे आप देखिए बेटा, आपने इलेक्ट्रिसिटी जैसे सब्जेक्ट को आपने ऑलरेडी पढ़ा है, आपने मैग्नेटिज्म जैसे सब्जेक्ट को भी पढ़ा है अंडर द सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स। लेकिन आपको पता है वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, क्योंकि नेचर्स लव्स सिमेट्री। और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। इसका मीनिंग है कि अगर मैं कह रहा हूं कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है। तो दोनों क्या है? इंटररिलेटेड है। तो हम पहले इनको एज ए सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन हमने बाद में इनको यूनिफाइड कर दिया। हमने इसको फिर नया सब्जेक्ट नाम दे दिया, हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। तो ध्यान रखिएगा बेटा, वहां पर भी क्या हुआ? यूनिफिकेशन हुआ। मींस इंस्टेड ऑफ एक्चुअली स्टडिंग द थिंग्स एज सेपरेट, हमने इलेक्ट्रिसिटी को या मैग्नेटिज्म को अलग अलग नहीं पढ़ा, अब हमने उनको यूनिफाई कर दिया। तो साइंटिस्ट कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहे हैं कि कैसे ये थ्योरीज एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, इंटरलिंक्ड है, और कैसे एक थ्योरी दूसरे को एक्सप्लेन करिए और दूसरी थ्योरी पहले वाले को एक्सप्लेन करिए। तो यूनिफिकेशन का मेन वर्क भी यही है। एफर्ट्स आर मेड टू एक्सप्लेन डिफरेंट फिनोमेना एग्जिस्टिंग इन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ वन और मिनिमम लॉज। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। और इसी प्रिंसिपल को हम क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास थ्रस्ट है इन द फील्ड ऑफ व्हाट? इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे आपने देखा जब आप लोअर क्लासेस में थे तो न्यूटन के डिफरेंट लॉज पढ़ते थे, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें एप्पल के फॉल करने की बात की जाती थी कि सबसे पहले न्यूटन ने ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कब दिया कि वो किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और सेब का गिरना, फिर वहां से उसके दिमाग में इमेजिनेशन आना कि हर चीज नीचे ही क्यों गिर रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही, तो वहां से ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आया। तो हम कह रहे सिर्फ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि बहुत सारे और भी फिनोमेना नेचर में हो रहे हैं, सिर्फ फॉलिंग ऑफ एप्पल की बात नहीं हो रही। तो ध्यान रखिएगा, एप्पल के फॉल करने की सिर्फ बात नहीं हो रही, हमने देखा डिफरेंट प्लैनेट्स के अबाउट क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं हम अपनी अर्थ की बात करें, हमारी जो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट मून, वो भी अर्थ के अबाउट क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी अर्थ के अबाउट क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही हैं। तो आपके पास मून के अबाउट, अर्थ के अबाउट मून का रिवॉल्व करना, या वेटलेसनेस मीन्स जब आप स्पेस में जाते हैं ग्रेविटी इफेक्ट कम होता है तो वहां पर वेट कम फील होता है। क्योंकि वेट आपने पढ़ा है, वेट क्या होता है? वेट एक्चुअल में बेटा इट्स अ फोर्स। वेट क्या है? ये फोर्स है ऑन अ बॉडी, कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, इसके ऊपर वो फोर्स है जो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ एक्ट कर रही है। इट इज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और फोर्स क्या है? फोर्स तो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्योंकि हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ खींच रहे हैं, तो एक्सेलरेशन यहां पर ऑर्डिनरी ए से रिप्रेजेंट नहीं होगी, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से होगी। तो इसलिए आपके पास ये फोर्स जो है वो m इंटू जी के बराबर है। और ध्यान रखिएगा बेटा, आप वेट का फॉर्मूला तो यही लिखते हैं, वेट जो होती है m इंटू जी होता है। तो आप देखिए वेट, हम जब वेटलेसनेस की बात कर रहे हैं कि जब आप अर्थ से मून पे जाते हैं तो मून पे ग्रेविटी क्या है? कम है। मुझे बताओ, जब ग्रेविटी कम होगी तो वेट भी क्या होगा? कम होगा। तो मैं कह रहा हूं ऐसी सिचुएशन का क्रिएट हो जाना कि जब आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाए, तो मुझे बताइए मास को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो आपके पास ये वेट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो आपके पास वो बॉडी वेटलेस फील करने लगेगी। तो आमतौर पर ये वेटलेस का फीलिंग जो होता है वो कब होता है? जब आप किसी लिफ्ट में होते हैं, और लिफ्ट जब
वर्टिकली डाउन आ रही होती है, और फ्री फॉल अगर हो रहा है तो फ्री फॉल के दौरान आपको वेटलेसनेस फील होगा। या फिर जब आप स्पेस में जाएंगे वहां पर वेटलेसनेस का फीलिंग होगा। तो रीजन क्या कैसे फील होंगे वो आप डिफरेंट एग्जांपल्स जो है आपने लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी होंगी। तो अगर नहीं पढ़ी है तो आप जस्ट इसको आइडिया को इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप लिफ्ट में होते हैं तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है, मीन्स ग्राउंड फ्लोर से मैं लेट करता हूँ टॉप फ्लोर की तरफ जा रही, आप देखेंगे आपकी बॉडी आपको हैवी फील होनी शुरू होगी, आपको लगेगा आपका वेट बढ़ रहा है। और लेकिन वहीं पे अगर आप लिफ्ट में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, क्योंकि माना कि वो फ्री फॉल नहीं है, वो मशीन के जरिए एक आपके पास एक फिक्स्ड वेलोसिटी से आपके पास नीचे लाया जाता है, हम उसको फ्री फॉल नहीं कह सकते, पर लेकिन स्टिल इफ यू आर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आपके पास आप अपने वेट को लाइट फील करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट जो है वो वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट वहीं पे आता है। पर लेकिन कंप्लीटली वेटलेसनेस का मीनिंग होता है जब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए, और जब आपके पास बॉडी का अपना वेट कितना हो जाए, एम इंटू जी, जी की वैल्यू जब जीरो है, जैसे मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया, जब जी की वैल्यू जीरो होगी तो एम इंटू जीरो मीन्स एनीथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो इज जीरो, तो वेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो आप कह सकते हैं बॉडी बिल्कुल वेटलेस फील कर रही है। अब देखिए, हमने मून का रिवॉल्व करना अराउंड द अर्थ या डिफरेंट प्लैनेट्स का रिवॉल्व करना अराउंड द सन, अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, वेटलेसनेस का फीलिंग कहां पर, जब हम रॉकेट्स में हैं, या फिर जैसे मैंने एग्जांपल्स आपको दिया लिफ्ट्स का केस, ऑल दीज फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वन लॉ। हम इन सभी डिफरेंट फिनोमिना को हम किसके बेस पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, सिर्फ एक लॉ। वो लॉ कौन सा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप देखिए बेटा, नेचर में होने वाले बहुत सारे फिनोमिना को हम एक्सप्लेन करने के लिए हमने डिफरेंट लॉज नहीं दिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या लिया, हमने एक लॉ की मदद से हमने डिफरेंट फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया। यही जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज का है। तो ये प्रिंसिपल थ्रस्ट एरिया है किसका, फिजिक्स का, ये पहला जिसको हमने यहां पर एक्सप्लेन किया है यूनिफिकेशन के अंदर। अब बात आती है बेटा सेकंड, रिडक्शन प्रिंसिपल क्या है या रिडक्शन थ्योरी क्या है। तो आपके पास ध्यान रखिएगा बेटा, रिडक्शनिज्म जो होता है वो होता क्या है, कि अगर मेरे पास सिस्टम बहुत बड़ा है, मैं जिस चीज को मैं स्टडी कर रहा हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे बताइए, अगर मैं किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मैं लेट करता हूं, हमारे लिए इस समय जो सिस्टम जिसको मैं स्टडी कर रहा हूं वो पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। अब इतने बड़े यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए अगर मुझे लॉज की जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स के लॉज की जरूरत पड़ेगी, वो तो मिलियंस ऑफ लॉज हो जाएंगे जब जाके मैं यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, उसमें होने वाले डिफरेंट फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो रिडक्शनिज्म का मीनिंग क्या है, तो सेकेंड जो हम फर्स्ट एरिया ले रहे हैं वो रिडक्शनिज्म है। उसका मीनिंग क्या है कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द बिग सिस्टम, हम पूरे सिस्टम को एज ए होल स्टडी करने के बजाय हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को स्टडी करें। मुझे बताइए, पूरा यूनिवर्स की अगर बात हो रही है तो पूरा यूनिवर्स किसके कारण बना हुआ है, पूरा यूनिवर्स स्टेट्स ऑफ मैटर के कारण बना है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, मैं यहां पर ही डिस्कस कर देता हूं कि अगर मैं पूरे यूनिवर्स की बात करूं, मैं एग्जांपल से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को समझते जाएं कि रिडक्शनिज्म है क्या। अब मुझे बताओ, पूरे यूनिवर्स की अगर मैं बात करूंगा तो पूरा यूनिवर्स बना किसके कारण है, पूरा यूनिवर्स के कारण है। अब आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि भाई डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर तो आपने पढ़े हैं, वो कौन कौन से हैं भाई, वो आपके पास है सॉलिड, वो आपके पास है लिक्विड, क्यू है बेटा, ठीक है, लिक्विड, वो आपके पास है गैसेस, ठीक है ना। मैं सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस की बात कर रहा हूं। इसके अलावा इन तीन के अलावा भी आपके पास जो नोन स्टेट्स ऑफ मैटर है वो कौन से हैं, एक तो है आपके पास सुपर कूल्ड लिक्विड्स, और पांचवा है प्लाज्मा। तो आपके पास 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करूं तो मैं कह रहा हूं यूनिवर्स इन्हीं स्टेट्स ऑफ मैटर के कारण बना है। भाई ये खुद स्टेट्स ऑफ मैटर किसके कारण बने हैं, ये सभी स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं ये बने हैं एटम्स, पॉइंट्स या मॉलिक्यूल्स के कारण। तो बेटा देखिए, हम कह रहे हैं पूरा यूनिवर्स बहुत बिग है, वी कैन इवन एक्चुअली नॉट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स, वो है कितना बिग हम उसके बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि स्टिल यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। अगर मैं उस थ्योरी को देखूं तो वो तो अभी भी, इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस समय भी यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, उसका साइज अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन बना किसके कारण है,
बना तो स्टेट्स ऑफ मैटर के कारण है, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। भाई स्टेट्स ऑफ मैटर किसके कारण बने हैं? एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के कारण। तो मुझे बताइए बेटा, अगर मैं एटम्स की बात करूं, आप देखिए हम छोटे छोटे की तरफ जा रहे हैं। रिडक्शनलिज्म का मीनिंग हो गया, आप किसी बिगर चीज को स्टडी करने के लिए आप उसके कांस्टेंट पार्टिकल, छोटी चीजों को स्टडी करने की कोशिश कीजिए, आप पूरी इंफॉर्मेशन उस बिगर सिस्टम के बारे में बता सकते हैं। रिडक्शनलिज्म यही है। अब मुझे बताइए, जब आप एटम्स की बात करते हो तो एटम्स को आपने स्टडी किया था कि भाई एटम्स के सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अबाउट डिफरेंट ऑर्बिट्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को ई नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये न्यूक्लियस है बेटा, ये न्यूक्लियस जो है वो किसके कारण बना हुआ है? वो आपके पास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण बना है। और इन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली, इकट्ठा हम एक नाम देते हैं, हम इनको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन आमतौर पे इस पॉजिटिव चार्ज को +1 प्लस ई से चार्ज हम रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उसका 0 चार्ज है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, जिसको मैंने ई नेगेटिव कहा है बेटा, इसके चार्ज को -e से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर इसके चार्ज को, जब आप हायर क्लास में जाएंगे, आप इसके चार्ज को -1 E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके? इलेक्ट्रॉन के केस में। और प्रोटॉन के केस में आप इसको +1 E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, E0 मीन्स e⁻⁴। मैं यहां पर पार 0 ले रहा हूं। ठीक है, चार्ज है किसका? ये प्रोटॉन का चार्ज है, ये प्रोटॉन का चार्ज है, और ये किसका चार्ज है? किसी इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब देखो बेटा, आपने एटम को तो फर्दर सब डिवाइड कर दिया कि हमने कहा भाई एटम, हम तो कह रहे थे कि भाई मैटर को स्टडी कीजिए। हमने कहा मैटर खुद किसके कारण बना हुआ है? एटम्स के कारण बना हुआ है, या आयंस के कारण, या मॉलिक्यूल्स के कारण बना है। भाई 2 या 2 से ज्यादा एटम्स की बात होगी तो मॉलिक्यूल की बात हो रही है, वो तो बड़ा हो गया। आयंस की बात करूं तो आयंस का मीनिंग हो गया कि अगर इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो मुझे बताओ, ये जो एटम पहले शुरू में न्यूट्रल था, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। तो तब आपके पास आयंस की बात होगी, एक पॉजिटिव आयन बन गया है, एक नेगेटिव आयन बन गया है। भाई ये लोअर क्लासेस में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये पॉजिटिव आयन बन गया है और दूसरा नेगेटिव आयन बन गया है। तो मैं कह रहा हूं पूरा मैटर जो है, पूरा यूनिवर्स मैटर के कारण बना है, और ये मैटर फर्दर किसके कारण बना है? एटम्स के कारण बना है, मॉलिक्यूल्स के कारण बना है, या आयंस के कारण बना है। लेकिन फिर फर्दर मैं कह रहा हूं, मैंने कहा एटम तो खुद किसके कारण बना है? एटम बना हुआ न्यूक्लियस के कारण, एटम बना हुआ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। हमने कहा न्यूक्लियस किसके कारण बना है? हमने कहा न्यूक्लियस बना है न्यूक्लियॉन्स के कारण, जिसमें न्यूट्रॉन्स हैं, जिसमें प्रोटॉन्स हैं। बेटा आप अगर इस न्यूक्लियॉन्स की बात करें, जिन न्यूक्लियॉन्स को अभी मैं सबसे छोटा बता रहा हूं, न्यूक्लियस के भीतर की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप देखिए एटम का साइज जो है, यहां से देखिए, अगर मैं यहां तक की बात करता हूं, मीन्स अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं, ये सेंटर से गुजारना, मैंने रफ डायग्राम लिया, तो एटम का जो साइज होता है बेटा, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। और अगर मैं इस न्यूक्लियस के साइज की बात करूं, अगर मैं इसका डायमीटर निकालूं, तो बेटा न्यूक्लियस का डायमीटर होता है 10⁻⁻⁻ इन मीटर। तो आप देखिए ये और छोटा हो चुका है 10⁻⁻10। जितना पावर नेगेटिव होगा, इसका मीनिंग साइज उतना और ज्यादा क्या है? छोटा है। अब 10⁻14 बहुत छोटा साइज है, लेकिन उसके भीतर क्या है? उसके भीतर ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हैं। तो मुझे बताइए, अगर उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन का अपना साइज क्या होगा? और छोटा होगा। और ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, ये फर्दर क्वार्क्स के कारण बने होते हैं। इसके कारण बने होते हैं क्वार्क्स। भाई ये क्वार्क्स कौन से हैं? ये फर्दर किसी फंडामेंटल पार्टिकल के कारण बने हैं। अब वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं? वो अप क्वार्क हैं या डाउन क्वार्क हैं? तो मुझे बताइए, न्यूक्लियॉन्स ये फर्दर किसके कारण बने हैं? किसी और फंडामेंटल पार्टिकल, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो मुझे बताइए कि जैसे जैसे आप छोटा छोटा करते जा रहे हैं, तो आप तो बहुत छोटे साइज में पहुंच गए। तो जब मुझे बताइए, जब मैं इस छोटे साइज के, मीन्स अगर मैं क्वार्क्स का एग्जांपल ले लूं, अगर मैं इन अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के बिहेवियर को स्टडी कर सकता हूं, तो इनके बिहेवियर से मुझे न्यूक्लियस के बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और न्यूक्लियस का बिहेवियर मुझे एटम्स के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करेगा। इन एटम्स का बिहेवियर जो है मुझे मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर शो करेगा। वो पूरा यूनिवर्स तो इन्हीं के कारण बना है। तो कहीं ना कहीं, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द होल यूनिवर्स,
हम पूरे यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन को ऑन द बेसिस ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बेस पे बता सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होते हैं, जो न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टडी करने वाले होते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस के भीतर या एटॉमिक लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं, दे आर सो गुड दे कैन इवन एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट कॉस्मोलॉजी मीन्स स्पेस के बारे में भी बता सकते हैं, मीन्स यूनिवर्स के बारे में भी बता सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स आर एज गुड एज व्हाट द एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो आप खुद सोचिए कि हमने जो यहां पर एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल देने का मेन मकसद क्या था? हमारा एग्जाम्पल देने का मेन मकसद है रिडक्शनिज्म, टू अंडरस्टैंड or to derive the properties of bigger or more complex system, the properties by the means of the properties of its simpler constants। तो हम कह सकते हैं कि हम बिगर या कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए उसके कांस्टेंट पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसी अप्रोच को बेटा हम यहां पर क्या नाम दे रहे हैं? इसी अप्रोच को हम यहां पर रिडक्शनिज्म कह रहे हैं। हमने एग्जाम्पल आपको ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्स बताया। यहां पर एक और एग्जाम्पल है कि हम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम की अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को बताने के लिए हमें प्रॉपर्टीज लाइक काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है किसी एटम की या मॉलिक्यूल की, हम उसके बेसिस पे थर्मोडायनेमिकल सिस्टम्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो इज रिलेटेड टू हीट, डायनेमिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट सम मोशन। मुझे बताइए हीट अगर ट्रांसफर हो रही है तो हॉट बॉडी से ही कोल्ड बॉडी की तरफ क्यों जा रही है? अगर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाना है तो हमें एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ती है, मीन्स एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे आपके पास रेफ्रिजरेटर का काम है। तो कहने का मीनिंग है आप जैसे से आप अगले वाले चैप्टर पढ़ेंगे आपको क्लियर ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे कि कैसे इन दो थ्योरीज का मेन इफेक्ट रहता है हमारी फिजिक्स में। कौन कौन सी? यूनिफिकेशन थ्योरी और दूसरा कौन सा? रिडक्शन। अब बेटा बात आती है कि भाई स्कोप ऑफ फिजिक्स है क्या? क्या स्कोप है? स्कोप का मीनिंग हो गया क्या ये फिजिक्स बहुत ही लिमिटेड है जिसको आप पढ़ने वाले हैं, बहुत ही कंसाइज है जो हम पढ़ेंगे, या बहुत ही ब्रॉड है? उसका स्कोप कैसा है? कहां तक एक्सटेंड करेगी फिजिक्स? तो बेटा कीप इन योर माइंड, आप देखिए आप छोटे से पार्टिकल लाइक क्वार्क की बात कर रहे हैं। अभी भी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया क्वार्क का। ये सबसे, अगर मैं न्यूक्लियॉन्स से भी छोटे पार्टिकल्स की, फंडामेंटल पार्टिकल की बात करूं जिसके कारण न्यूक्लियॉन्स बने, हमारे न्यूट्रॉन्स बने या प्रोटॉन्स बने हैं, वो तो बहुत छोटा पार्टिकल है। मैं उतने छोटे से पार्टिकल से लेके मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, तो यूनिवर्स तो बहुत बिग है। तो उस छोटे से पार्टिकल में भी तो कुछ बिहेवियर स्टडी हो रहा होगा, उस बिहेवियर को भी स्टडी करना फिजिक्स के अंडर है, और यूनिवर्स में भी जो कुछ हो रहा है वो भी फिजिक्स के अंडर है। तो आप यहां से क्या पता लगा रहे हैं कि हमारे पास बहुत छोटे से साइज से लेके बहुत बिगर साइज है, और उन इस दो साइजेस के बीच में जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं वो सभी के सभी हमें किसके अंदर स्टडी करने हैं? फिजिक्स के अंदर स्टडी करने हैं। तो इसका मीनिंग है फिजिक्स को एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही एग्जॉस्टिव स्टडी है। एग्जॉस्टिव मीन्स बहुत ही डिटेल स्टडी है। तो हमने यहां पर क्या कहा कि भाई द स्कोप ऑफ द फिजिक्स कैन बी डिवाइडेड इन टू मेन दैट इज डोमेन्स। वो मेन डोमेन कौन कौन सी? एक है बेटा मैक्रोस्कोपिक और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। बेटा मैक्रो क्या हुआ? मैक्रो हुआ जिसको आप देख सकते हैं या जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, और माइक्रो क्या हुआ? विच कांट बी सीन बाय योर नेकेड आई। आप नेकेड आई के साथ नहीं देख सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे बताइए, कर्ड में आपको पता है बैक्टीरिया होते हैं, पर लेकिन वो माना कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, पर लेकिन नेकेड आई से आपको बैक्टीरिया दिखाई नहीं देते, पर लेकिन उसको देखने के लिए आप क्या करते हैं? आप माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो मीन्स एनीथिंग विच कांट बी सीन बाय योर नेकेड आई कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। और जो आप देख पा रहे हैं, चाहे आप किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से देख पा रहे हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं किसी प्लेनेट की, वीनस की, या डिफरेंट स्टार्स तो हमें ऐसे तो दिखाई देते हैं, पर लेकिन अगर मैं प्लैनेट्स को स्टडी करने की बात करूं तो हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। माना कि आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कौन सा प्लेनेट है, वो दिखता स्टार की तरह ही होगा आपको, शायद लाइट फॉल करने के कारण, लेकिन जब रिव्यू करना है तो आप टेलीस्कोप का यूज करें, तो पर लेकिन देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ द नेकेड आई। एनीथिंग दैट कैन बी सीन बाय द नेकेड आई कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैक्रो वर्ल्ड। मैक्रोस्कोपिक वो कहलाएगा, मैक्रो MACR, पहला वाला वो कहलाएगा मैक्रो, which can be seen by the naked eye, and which can't be seen by the naked eye वो आएगा माइक्रोस्कोपिक। मैं यहां पर लिख रहा हूं can't
बी सीन बाय नेकेड आई। और मैक्रो कौन सा हो गया? विच कैन बी सीन, कैन बी सीन बाय नेकेड आई, जिसको हम आई की मदद से देख सकते हैं। और लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्रोस्कोपिक डोमेन या माइक्रोस्कोपिक डोमेन को हम डिफाइन कैसे करें? ये तो हुआ मैंने जस्ट आपको कि याद रखने का तरीका क्या है। मैक्रो डोमेन कौन है? मैक्रो डोमेन हो गया वो सभी फिनोमिना जो नेचर में टेक प्लेस हो रहे हैं, जो लेबोरेटरी में टेक प्लेस हो रहे हैं। भाई लेबोरेटरी में जो आप परफॉर्म करोगे एक्सपेरिमेंट वो तो देख पाओगे। अगर एग्जांपल से देखिए, टेरेस्ट्रियल होगा बेटा कि जब आप अर्थ के ऊपर ही बात कर रहे हैं, वो डिस्टेंस जो अर्थ के ऊपर मेजर किया जा सकता है, आप यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप ऐसा ले सकते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल हो गया कि जब हम एक एवरेज डिस्टेंस अर्थ और सन का लेते हैं तो वो एक लार्ज डिस्टेंस है। तो अगर मैं उस बिगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली मेजरमेंट कर रहा हूं तो वो आपके पास बिगर डिस्टेंस जो है एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स के बेसिस पे होगा। तो आपके पास हम कह रहे हैं कि वो सभी फिनोमिना जो लेबोरेटरी, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में होंगे वो सभी मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंडर आएंगे। वहीं पे बेटा अगर मैं माइक्रोस्कोपिक डोमेन की बात करूं तो हमने कहा कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो है वो इंक्लूड करती है, ध्यान देखिएगा, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, इंक्लूड करती है एटॉमिक लेवल की स्टडी, मॉलिक्यूलर लेवल की और न्यूक्लियर फिनोमिना। मुझे बताइए एटॉमिक लेवल मीन्स हो गया जब एटम के लेवल पे जाके आप स्टडी करें, मीन्स ये स्टडी जो मैंने अभी आपको बताया, एटॉमिक लेवल पे, आयंस के लेवल पे, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे। अब ये जो स्टडी है उस स्टडी को हम क्या कह रहे हैं? ऑन द बेस ऑफ माइक्रोस्कोपिक डोमेन। मुझे बताइए न्यूक्लियस के बीच में जब आप स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियॉन्स की, वो भी माइक्रोस्कोपिक है। क्या आप एटम को देख पाते हैं? मुझे बताइए, ये पेन है, ये पेन एज ए होल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पेन फर्दर किसके कारण बना? नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स के कारण। लेकिन वो एटम्स फर्दर किसके कारण बने हैं? वो फर्दर एटम्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के कारण बने हैं। तो कहने का मीनिंग है क्या आप एटम को देख पा रहे हैं? नहीं। तो जब आप एटॉमिक लेवल पे जाके आप स्टडी करोगे तो या फिर उस लेवल पे जाके आप डिफरेंट फिनोमिना को स्टडी करोगे तो वो सारी स्टडी किसके अंडर आएगी? बेटा वो सारी स्टडी आपके पास आएगी माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंडर। तो बेटा यहां से क्या पता चला? आज जैसे हम कह रहे हैं कि रिसेंटली थर्ड डोमेन इज ऑल्सो इन बिटवीन, तो आमतौर पे इसको कहते हैं मीजोस्कोपिक फिजिक्स। ये आमतौर पे ग्रुप ऑफ 100 ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए एक एटम का साइज है 10⁻⁻10 मीटर्स। तो अगर 100 एटम्स होंगे तो मुझे बताइए अगर मैं इंटू 100 कर देता हूं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब आपको पता है व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स टू बी एडेड, ये आ जाएगा 10⁻8 मीटर। तो इसका मीनिंग है अगर आप इस रेंज तक की स्टडी करते हैं, अगर आप कुछ फिनोमिना इस रेंज तक की मींस इस साइज के बीच में अगर आपके पास कोई फिनोमिना स्टडी हो रहे हैं तो ये जो स्टडी होगी बेटा ये आपके पास स्टडी कौन सी होगी? मीजोस्कोपिक। ये कौन सी स्टडी होगी? इसको मैं अंडरलाइन करके यहां पर दिखा देता हूं। ये स्टडी आपके पास मीजोस्कोपिक स्टडी के अंडर या मीजोस्कोपिक फिजिक्स के अंडर हम इसको कहेंगे। हम आज की डेट में ये अलग इस साइज में भी स्टडी करें 10⁻⁹ मीटर, इसको कहते हैं नैनो रेंज। मैं मीटर्स की टर्म्स में लगा रहा हूं, इसको कहते हैं 10⁻⁹ इज नैनोमीटर की रेंज में करें तो इसको नैनो स्केल कहा जाता है। तो आपने देखा होगा आज की डेट में नैनो टेक्नोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो नैनो टेक्नोलॉजी मींस नैनो साइजेस में जाके आप स्टडी करते हैं, और नैनो साइज में जब आप किसी चीज को स्टडी करते हैं तो मैक्रो से जब आप इस रेंज में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज टोटली क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। आपको यहां से क्या पता चला? इसका मीनिंग है स्कोप ऑफ फिजिक्स जो है बहुत ही वाइड है। एक्साइटिंग तो है ही क्योंकि बहुत सारे फिनोमिना को हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम उन सभी सब्जेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं जिनका साइज लार्ज एज दैट ऑफ व्हाट द यूनिवर्स से लेके, तो यूनिवर्स का साइज हम रफली कितना ले रहे हैं? 10⁻25 मीटर से लेके 10⁻14 मीटर तक के साइज को हम स्टडी करें। लेकिन मैंने आपसे अभी भी बताया कि भाई ये न्यूक्लियस का साइज जो 10⁻14 मीटर है, आप बीच में भी इसके छोटे साइज में भी चले जा चुके हैं। मीन्स न्यूक्लियस के बीच में क्या आते हैं? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। भाई उनका साइज तो इससे छोटा होगा। भाई न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन किसके कारण बने हैं? क्वार्क्स के कारण। उसका साइज तो उनसे भी छोटा होगा। तो आप इससे भी छोटे साइज से लेके बहुत बड़े साइज तक को जब स्टडी कर रहे हैं तो इसका मीनिंग है स्कोप ऑफ द फिजिक्स कैसा है? बहुत ही वाइड है, बहुत ही एग्जॉस्टिव है। तो एग्जॉस्टिव एज वेल एज वाइड। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो इसी के साथ बेटा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।